Good morning to all of you students. Welcome to Daffodils ऑनलाइन क्लासेस. क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. और भारतीय संविधान में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं जो भारतीय संविधान ने हमें दे रखी है. ठीक है. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने पढ़ लिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थी. उसके बाद एक और उसको ऐड कर दिया गया तो कितनी हो गई थी 11. तो प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व. क्या कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व. कि राज्य क्या करे, राज्य नीति निर्देशक वाले ऐसे तत्वों को लागू करे जिससे हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे लोगों का कल्याण. ठीक है. इस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करे, उसको निर्देशित करे कि वो हमारे देश का किस प्रकार से वेलफेयर हो सकता है, हमारे स्टेट का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है. ठीक है. तो अब देखिए आर्टिकल अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताया गया है. इतने अनुच्छेद हैं. अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए. साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि मेंस और जो वुमेन्स हैं उन दोनों को इक्वल समझना चाहिए, किसी को भी अलग नहीं समझना चाहिए. कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उनको. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस राज्य के नीति तत्वों में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताई गई है. जैसे देखिए, दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि हमारा जो संविधान है, संविधान में गाइडलाइन निर्धारित की गई है कि विच गिव द गवर्नमेंट ए रोड मैप टू वर्क एंड एडहेयर टू स्पिरिट ऑफ दिस प्रिंसिपल. कि वह सरकार, अब ये जो राजनीतिक तत्व हैं यह किसके द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, ये राज्य के द्वारा अप्लाई किए जाए. मतलब जितना भी कार्य है 36 से लेकर 51 तक यह कार्य किनके द्वारा किया जाएगा, केवल सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाएगा. अब किसके कल्याण के लिए किया जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा. फंडामेंटल राइट्स तो वो किसके थे, वो लोगों के थे, पीपल्स के थे. ड्यूटीज भी किसकी है, पीपल्स की है. लेकिन राज्य के जो नीति से तत्व हैं ये राज्य के द्वारा लागू किए जाएंगे, वो भी किसके लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पीपल्स के लिए इनको अप्लाई किया जाएगा. As the Constitution aims to achieve the ideal of democratic welfare state. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है कि आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, कि लोकतांत्रिक कल्याणकारी जो राज्य है उसको क्या करना, प्राप्त करना. अब लोक कल्याणकारी, लोकतांत्रिक तो आप जानते हो, लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र जहां पर लोगों का शासन होता है उसे क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे. तो एक ऐसे वेलफेयर स्टेट, एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें शासन किसके, जिसमें शासन कैसा हो, डेमोक्रेटिक, वहां पर शासन व्यवस्था हो, लोगों के द्वारा वहां पर शासन किया जाए. ठीक है. अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन किसके द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा. लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, क्योंकि जनता तो खुद शासन करने जाएगी नहीं. नेक्स्ट देखिए, दीज प्रिंसिपल आर एक्सपेक्टेड टू केप्ट इन माइंड बाय द गवर्नमेंट. और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत अब किसके लिए अप्लाई किए जाते हैं, सरकार के लिए. Article 38 of the Indian Constitution states that the state shall strive to promote the welfare of the people. अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 से कहता है हमारे संविधान का कि राज्य के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे लोगों को कल्याण हो, जिससे लोगों का कल्याण हो. और कल्याणकारी जो भावनाएं हैं उन कल्याणकारी भावनाओं को प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए. तो ये सब किस में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है. आगे देखिए,
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच ए वे द इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि वह इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि वह समान अवसर दे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मीन समान अवसर दे। अब समान अवसर किसको दे? गिवन टू ऑल मैन एंड वुमेन इन एक्वायरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि आजीविका के जो साधन हैं उन आजीविका साधनों में समान अधिकार किसको दे? महिलाओं को और पुरुषों को, मेल एंड फीमेल्स को दे। अब जैसे होता क्या था कि एक ही काम कर रहे हैं, फीमेल भी एक काम कर रहे हैं और मेल भी एक काम कर रहे हैं। कोई एक काम देख लीजिए, वह काम दोनों सेम कर रहे हैं, वही मॉर्निंग से लेकर शाम तक दोनों इक्वल काम करते हैं। लेकिन उसमें भी देखा गया था कि जो मेल थे, पुरुष थे, उनको बहुत ज्यादा इनकम दी जा रही थी, लेकिन उसके बदले जो वुमेन्स थे उनको कम इनकम दी जा रही थी। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए क्या लागू किए गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वल समझा गया। अब चाहे दोनों बराबर काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर ही वेतन दिया जाएगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इस राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अकॉर्डिंग। एंड द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड्स। और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह खराब नहीं हो, क्योंकि यदि दोनों को समान अवसर दिया जाएगा तो दोनों की इकोनॉमी जो कंडीशंस है वह डेवलप होगी। अब उनके अंदर जो भावनाएं हैं वह भावना में गलत भावना नहीं होगी। ठीक है, अब यह सब क्यों कहा गया है? ताकि हमारे देश में हर कोई इक्वल रहे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपके इस लेसन में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमने इसके सैलेंट फीचर्स पढ़े थे, जिनमें फर्स्ट था आपका फेडरलिज्म, सेकंड था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, थर्ड था सेपरेशन ऑफ पावर, फोर्थ था आपका यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, फिफ्थ था फंडामेंटल राइट्स, सिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेवंथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने 7 इसके मुख्य उद्देश्य थे, मुख्य विशेषताएं थी, वो हमने इनको पढ़ लिया था। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। अब इससे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगा, तो वो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके भेजना है। ठीक है।